कहानी की शुरुआत होती है जब दुनिया में एक ट्रेजर मैप सामने आता है जो माउंट हयांग की तरफ इशारा करता है। इस जगह पर मुराम के सबसे महान सेलेशियल की मास्टर की मार्शल आर्ट्स छुपी हुई बताई जाती हैं। सिर्फ टेक्निक्स ही नहीं बल्कि एक सीक्रेट वेपन भी था जो उसने वहीं छोड़ दिया था। तभी एक कौआ जोर से कावकाव करता है जैसे किसी बड़ी चीज के जागने का ऐलान कर रहा हो। फिर वह पक्षी उड़ जाता है और उसके साथ ही मुराम जो काफी अरसे से शांत था अब हिलने वाला होता है। यह ट्रेजर मैप एक नए युग के संघर्ष और पावर के लिए क्वेस्ट्स का ट्रिगर बनने वाला था। अचानक पहाड़ की चोटी से एक बेहद जबरदस्त एनर्जी निकलती है जो आसपास सब कुछ हिला देती है। रोशनी धीरे धीरे गायब हो जाती है और लैंडस्केप फिर से शांत हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन पहाड़ के साइड पर एक अंधेरा साया बनने लगता है जो किसी मौजूदगी का संकेत देता है। वह प्रेजेंस तेज रफ्तार से नीचे आता है और जमीन पर टकराता है जिससे धूल का बड़ा सा गुबार उठ जाता है। उस धुएं के बीच हमें एक छुपी हुई गुफा का एंट्रेंस दिखाई देता है। अंधेरे के अंदर से एक राज भरी परछाई बाहर निकलती है। सबसे पहले जो चीज साफ दिखाई देती है वह है उसकी तलवार की चमकती धार। फिर एक काले बालों वाला आदमी गुफा से बाहर निकलता है और कहता है कि वह आजाद हो चुका है। उसके चेहरे पर सीरियसनेस और डिटर्मिनेशन होता है जैसे वह किसी बड़े गोल पर फोकस्ड हो। आसमान की तरफ देखकर वह कहता है कि आसमान हमेशा नीला ही था। नॉस्टैल्जिया महसूस करते हुए वह अपनी गुफा में जाने से पहले की जिंदगी याद करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। फिर भी वह तय करता है कि उसे जितना हो सके सब याद करना होगा क्योंकि उसके दिल में एक क्लियर गोल है, बदला लेना। उसकी पहली याद तब की है जब वह 10 साल का था और एक बूढ़ा आदमी आया था जो खुद को सेलेशियल की मास्टर बताता था। उस मास्टर ने 100 बच्चों को बताया कि 10 साल बाद उन्हें दुनिया बचानी होगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट भी उन 100 बच्चों में से एक था जिन्हें मास्टर ने इकट्ठा किया था। उसे बूढ़े आदमी की ठंडी आंखें और सबको बिना सवाल ओबे करने का हुक्म याद आता है। मास्टर फिर ऐलान करता है कि मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। उस वक्त लड़के को बिल्कुल डर नहीं लगा और वह मानता है कि शायद इसलिए क्योंकि वह एक अनाथ था। फिर मास्टर भागने का सोचने वालों को वार्निंग देता है। एक भयानक मुस्कान के साथ वह कहता है कि गुफा का एंट्रेंस एक खड़ी चट्टान से बंद कर दिया गया है। उस पल से एक बहुत सख्त मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सबसे पहली टेक्निक जो उन्हें सिखाई जाती है वह एक स्पेशल ब्रीदिंग मेथड होती है जो एक साथ सेलेशियल और टेरेस्ट्रियल एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। फिर उन्हें 3 पावर्स स्वॉर्ड आर्ट और एक मूवमेंट टेक्निक सिखाई जाती है। लगभग 3 साल बाद मास्टर उन्हें बुलाता है और कहता है कि उसकी मार्शल आर्ट्स उन्हें मार्शल गॉड के रियल्म तक ले जा सकती है। अगले 7 साल तक हर एक को इन मार्शल आर्ट्स को पूरी तरह मास्टर करना होता है। वह एक दरवाजे की तरफ इशारा करता है और सबको हुक्म देता है कि उसमें जाकर ट्रेनिंग करें ताकि एक बड़ी कैलेमिटी को रोका जा सके। मास्टर कहता है कि उस दरवाजे के अंदर वे फ्री ट्रेनिंग कर सकते हैं। सारे बच्चे बिना हिचकिचाए उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। उसी पल एक तेज रोशनी हमारे हीरो के चेहरे पर पड़ती है और उसे सब कुछ समझ आ जाता है। अब उसे क्लियर हो जाता है कि उन्हें उस भयानक जगह पर इतना सब क्यों झेलना पड़ा। यह सब उस बूढ़े आदमी की शैतानी मुस्कान वाले प्लान का हिस्सा था। गुफा के अंदर भारी धुंध जम जाती है और एनर्जी स्पेस को डिस्टॉर्ट करने लगती है। अचानक पूरे अंधेरे से कुछ अजीब और डरावने क्रिएचर्स बाहर निकलते हैं। ये सींग और लाल आंखों वाले मॉन्स्टर्स होते हैं जिन्हें देखकर बच्चे कांप जाते हैं। उन क्रिएचर्स के साथ साथ वहां स्केलेटन और डेमोनिक बीस्ट्स भी होते हैं जो हमला करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। अगला पल आता है जब एक जायंट स्केलेटल सरपेंट अचानक जवानों पर झपटता है और एक विनाशकारी हमला छोड़ देता है। उस दिन ऐसा लगता है जैसे अंडरवर्ल्ड के दरवाजे उनके सामने ही खुल गए हों। तभी एक लड़का चीखकर सबको कहता है कि अपनी तलवारें पकड़ो और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हमारा प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल देर नहीं करता और अपनी तलवार के साथ सीधे उन क्रीचर्स पर टूट पड़ता है। उस जगह पर हर दिन एक नाइटमेयर था और जिंदा रहने के लिए लड़ना ही पड़ता था। यह जबरदस्ती की ट्रेनिंग सबको और ज्यादा ताकतवर और कॉम्बैट में स्किल्ड बना रही थी। लेकिन फिर भी जिंदा रहने की यह लड़ाई बेहद निर्मम थी और बहुत से लोग इससे पार नहीं निकल पाए। हालांकि मास्टर द्वारा सिखाई गई मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव थीं। टेक्निक्स का प्रोग्रेस उस मिस्टी केव के मुकाबले काफी तेज था। लेकिन आखिर में उस भयानक नाइटमेयर से सिर्फ हमारा प्रोटैगनिस्ट ही जिंदा बाहर निकल पाता है। मरते वक्त
उसका एक दोस्त हायोंग वू से कहता है कि किसी भी कीमत पर जिंदा रहना। तब वह जवान बताता है कि उसका पूरा नाम असल में डैन हयांग वू है। उस जगह से बचकर निकलने के बाद वह एक भीड़-भाड़ वाले शहर में पहुंचता है जो लोगों से भरा होता है। शहर के बीच एक बड़ी इमारत की तरफ काफी लोग जा रहे होते हैं। एक टैवर्न के अंदर कई कस्टमर्स शांति से अपनी टेबल्स पर खा पीने में लगे होते हैं। उसी पल हयांग वो अंदर आता है और सीरियस नजर से आसपास का माहौल देखने लगता है। तभी एक खूबसूरत लड़की जो सेलियन, जो क्लैन चीफ की बेटी है, सीन में आती है। उसकी नजर एक ही दिशा पर टिक जाती है, जैसे उसने कुछ अजीब नोटिस किया हो। उसके पास खड़ा एक आदमी प्रोटैगनिस्ट की तरफ इशारा करता है, जो अकेला बैठा होता है। सब लोग देखते हैं कि उस जवान के पास एक बिना म्यान की तलवार है, जो काफी अजीब बात थी। लड़की का भाई जोआन कमेंट करता है कि तलवार बहुत हाई क्वालिटी की लग रही है। इसी बीच हमारे हीरो के लिए नूडल्स की एक प्लेट लाई जाती है, जो उसने ऑर्डर की होती है। तलवारबाज खाने को घूर कर देखता है और सोचता है कि उसे इतना अरसा हो गया है जब उसने कुछ ऐसा देखा था। वह चॉपस्टिक्स से कुछ नूडल्स उठाता है और आखिरकार खाने के लिए तैयार होता है। जैसे ही खाना उसके मुंह में पिघलता है, उसके चेहरे पर साफ दिख जाता है कि उसे स्वाद कितना पसंद आया। यह देखकर बाकी कस्टमर्स को भी क्रेविंग हो जाती है और वे भी नूडल्स ऑर्डर कर देते हैं। यंग सेलियन गहरी सोच में पड़ जाती है और उस राज भरे आदमी से अपनी नजर हटा नहीं पाती। वह सोचती है कि आखिर इस अनजान शख्स की मौजूदगी उसे इतना क्यों परेशान कर रही है। वेटर फिर पूछता है कि क्या उसे खाना पसंद आया और जवान कंफर्म करता है कि यह बहुत लजीज था। इस पर वेटर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कस्टमर के इतने इंटेंस रिएक्शन से। फिर वह हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, बिल 5 पुन है, पेमेंट का इंतजार है। प्रोटैगनिस्ट को अचानक लगता है जैसे वह किसी बहुत जरूरी चीज को भूल गया हो और वह धीरे से कहता है, पैसे। सालों तक आइसोलेशन में रहने के बाद वह लगभग भूल ही चुका था कि दुनिया काम कैसे करती है। आखिरकार उसे याद आता है कि नॉर्मल दुनिया में तुम जो चीजें कंज्यूम करते हो उनका पैसा देना पड़ता है। डिले देखकर वेटर नर्वस हो जाता है और कहता है कि अगर उसने खाया है उसे खाने का पैसा देना होगा। स्वॉर्ड्समैन फिर शांत तरीके से रिप्लाई करता है कि इस वक्त उसके पास कोई पैसे नहीं है। अटेंडेंट गुस्सा हो जाता है और डिमांड करता है कि पेमेंट के तौर पर यंग मैन अपनी स्वॉर्ड दे दे। एक फर्म गेस के साथ प्रोटैगनिस्ट अटेंडेंट को अपना वेपन देने से मना कर देता है। फिर वह एक्सप्लेन करता है कि यह स्वॉर्ड उसके लास्ट फ्रेंड की लाइफ के बदले एक्सचेंज हुई थी। वेटर फ्यूरियस हो जाता है और यंग मैन पर अक्यूज करता है कि वह शुरू से ही फ्री में खाने का प्लान बनाकर आया था। इस पर हुआ कमोशन बाकी कस्टमर्स का ध्यान खींच लेता है, जो खड़े होकर उसे इंटिमिडेट करने लगते हैं। अचानक लड़की का भाई उसका नाम चिल्लाता है और उसके एक्शंस देखकर स्टार्टल्ड हो जाता है। यंग वुमन फिर एक मनी पाउच आगे बढ़ाती है और उनसे कहती है कि उस आदमी को परेशान करना बंद करें। एक जेंटल स्माइल के साथ वह स्ट्रेंजर का बिल पे करने की ऑफर करती है और सिचुएशन रिजॉल्व कर देती है। अटेंडेंट नोबल लेडी के इस एक्शन से सरप्राइज्ड हो जाता है और उसे तुरंत पहचान लेता है। फिर लड़की आगे आती है और टैवर्न के बीच दोनों के बीच एक साइलेंट ग्लांस एक्सचेंज होता है। यंग मैन सोचता है कि वह उसके लिए पेमेंट क्यों कर रही है और इस सिचुएशन में उसे क्या कहना चाहिए। ध्यान से देखने पर वह नोटिस करती है कि उसकी आंखें बिल्कुल एक बच्चे जैसी हैं, जैसे वह दुनिया को पहली बार देख रहा हो। स्वॉर्ड्समैन चुप रहता है, समझ नहीं पाता कि यंग वुमन के इस काइंड जेस्चर पर कैसे रिएक्ट करे। बिना एक शब्द बोले प्रोटैगनिस्ट बस मुड़ता है और एग्जिट की तरफ चल पड़ता है। यंग वुमन कंफ्यूज्ड हो जाती है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वह कुछ कहने वाला था। आदमी फिर एस्टैब्लिशमेंट छोड़ देता है, अटेंडेंट और बाकी कस्टमर्स को कंप्लीटली बिविल्डर्ड छोड़कर। सब हैरान होते हैं कि यंग मैन बिना पीछे देखे ही चला गया। वेटर इंडिग्नेंट हो जाता है क्योंकि उसने मदद के लिए थैंक यू तक नहीं कहा। उसका भाई उसे अनग्रेटफुल बोलता है और कमेंट करता है कि उसके पास वाकई में कोई पैसा नहीं था। जॉन फिर पूछती है कि क्या बात बस इतनी ही है और नोट करती है कि यंग मैन के पास कोई इंटरनल एनर्जी नहीं लगती। लेकिन यंग वुमन सोच में पड़ जाती है और अपने आप से कहती है कि उसकी स्वॉर्ड वाकई में इनक्रेडिबल थी। उसी इंस्टेंट यंग वुमन को मिस्टीरियस मैन की स्वॉर्ड के बारे में एक सडन रियलाइजेशन होता है। वह कमेंट करती है कि वेपन क्लियरली एक रिनाउंड ब्लेड थी, लेकिन बिना शीथ के उसे कैरी करना उसके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है। इसलिए यंग वुमन डिसाइड करती है कि वह उसका पीछा करेगी,
क्योंकि उसे डेफिनेटली अपनी स्वॉर्ड के लिए एक शीट चाहिए होगी। बाहर आकर प्रोटैगनिस्ट लड़की के उस एक्शन पर रिफ्लेक्ट करता है जिसने उसके मील का पैसा दिया था। एक फेंट स्माइल के साथ वह रिग्रेट करता है कि वह उसके काइंड जेस्चर के लिए थैंक यू नहीं कह पाया। मीनवाइल सीन हमें एक जगह ले जाता है जिसका नाम ड्रंकन क्लाउड्स पवेलियन है। अंदर मीरम अलायंस के कई वॉरियर्स इकट्ठा हुए हैं और आपस में बात कर रहे हैं। कोई कमेंट करता है कि अलायंस का इन्फ्लुएंस इस रीजन में वाकई रिमार्केबल है। सीलियन, जो वहां मौजूद है, ऑब्जर्व करती है कि चंगा सिटी उनके वॉरियर्स से भरी हुई है। उसका भाई अग्री करता है और कहता है कि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि अलायंस लीडर खुद मूव करेगा। एक ओल्डर मैन, जिसका नाम सीमा है, एक्सप्लेन करता है कि यह सब डिमोनिक कल्ट और ग्रीन फॉरेस्ट की वजह से हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी फोर्स का ऐसे मूव करना सिर्फ एक लेजेंडरी रेप्यूटेशन की वजह से ही पॉसिबल है। और वह रेप्यूटेशन चियांगीजा की थी, जो मोरम के हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट एक्सेंट्रिक था। लोग कहते हैं कि उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट और सेलेस्टियल आर्ट्स का प्रोफाउंड नॉलेज था। यह शख्स एक इंपोजिंग और मिस्टीरियस मास्टर था जिसका पावर समझना काफी मुश्किल था। कियान जीजा ने एक टेक्निक क्रिएट की थी जिसका नाम लाइटनिंग शैडो ब्लेड था, जो पूरी दुनिया को हिला देने वाली थी। उसकी टेक्निक एक यूनिक मेथड पर बेस्ड थी जिसमें कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल फॉर्मेशंस का यूज होता था। उसके बाद उसने अपनी आर्ट्स एक वंडर को सिखाई और सिर्फ 3 साल में उसे एक एब्सोल्यूट मास्टर बना दिया। लेकिन वह वॉरियर पब्लिक एनिमी बन गया और उसका एंड काफी ट्रैजिक रहा, जिसकी वजह से ची और गीजा दोनों गायब हो गए। अब जो मैंशन को उसकी टेक्निक्स का मैप मिल चुका है और इसी वजह से पूरा मुरम उसके पीछे पड़ा हुआ है। उसका भाई कहता है कि क्योंकि वे यहां लॉर्ड के रिक्वेस्ट पर आए हैं, इसलिए कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्हें कॉशियस रहना होगा। इसी बीच यंग वुमन सोचती है कि इस दुनिया में सबसे अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती हैं। उसी मोमेंट पर उसका भाई पूछता है कि क्या वह वॉन्डर को फॉलो करने वाली है और कहता है कि वह इस आइडिया के बिल्कुल खिलाफ है। वह आर्ग्यू करता है कि उस आदमी का उससे कोई लेना देना नहीं है और वह एक रूड इंसान है जिसमें बेसिक मैनर्स भी नहीं है। यंग वुमन प्रोटेस्ट करने की कोशिश करती है और मिस्टीरियस स्वॉर्ड्समैन की मदद करने के अपने डिसीजन को डिफेंड करती है। सीमा चील यंग मैन से अग्री करता है और कहता है कि अब अकेले बाहर जाना डेंजरस है, क्योंकि अलायंस लीडर भी सिर झुकाए हुए आने वाली है। लड़की चुप रह जाती है, प्रोहिबिशन से डिसअपॉइंटेड लगती है। फिर वह उनकी विशेस फॉलो करने के लिए मान जाती है। इसी दौरान प्रोटैगनिस्ट शहर की स्ट्रीट्स में चल रहा होता है। एक स्टॉल के पास से गुजरते हुए वह 2 लोगों को एक प्रोडक्ट के प्राइस पर नेगोशिएशन करते हुए देखता है। एक और कोने में एक आदमी फ्लूट बजा रहा होता है और एक फैमिली उसे खुशी से अपलॉड करती है। स्वॉर्ड्समैन इस पीसफुल सीन को ऑब्जर्व करता है और उस मोमेंट की ट्रैंक्विलिटी से डीपली टच हो जाता है। उसके बाद वह देखता है कि एक माँ टॉय स्टॉल पर अपने बेटे के लिए गिफ्ट खरीद रही है। लड़का अपनी माँ को एक बड़ी सी स्माइल और प्योर हैप्पीनेस के साथ थैंक करता है। यह सीन प्रोटैगनिस्ट को आसमान की तरफ देखने पर मजबूर कर देता है और वह अपनी पास्ट मेमोरीज में खो जाता है। उसे अपना फ्रेंड एसीजे याद आता है, जो उससे कह रहा था कि भाग जाओ और वह सब करो जो वह कभी नहीं कर पाए। फ्रेंड फिर जाने से पहले हयंग डब्ल्यू से एक और प्रॉमिस करने को कहता है। एक केस में वह उससे कहता है कि उसके घर जाकर उसके फादर को सब कुछ बता देना जो हुआ था। प्रोटैगनिस्ट रिप्लाई करता है कि उसका फ्रेंड खुद ही वहां से निकलकर अपने फादर को सब बता दे। स्माइल के साथ यंग मैन अग्री करता है और कहता है कि जब वह बाहर निकलेगा तो वह खुद ही अपने फादर को सब बता देगा। फिर एक सीरियस लुक के साथ फ्रेंड हयंग डब्ल्यू से कहता है कि वह हर हाल में जिंदा रहे। प्रोटैगनिस्ट अपने फ्रेंड से अग्री करता है और दोनों एक और दिन सर्वाइव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन एक मोमेंट के डिस्ट्रैक्शन में बैटल के दौरान एसीजे के साथ कुछ बहुत ही भयानक हो जाता है। उसके पीछे मॉन्स्टर देखकर फ्रेंड डेस्परेट होकर हयंग डब्ल्यू को केयरफुल रहने के लिए चिल्लाता है। आंखों में आंसू लिए हुए स्वॉर्ड्समैन मुड़ता है और डेंजर को नोटिस करता है, लेकिन रिएक्ट करने में बहुत देर हो चुकी होती है। फिर केव में किसी चीज के पियर्स होने की आवाज गूंजती है और एक इंस्टेंट के लिए सब कुछ लाल हो जाता है। फ्रेंड अपने आप को अटैक के सामने डाल देता है और उसकी जगह डिसाइसिव ब्लो ले लेता है। डेस्परेट होकर प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया और इस तरह अपनी जान सैक्रिफाइस क्यों की। वह अपने कंपेनियन से उठने के लिए कहता है, उसे याद दिलाता है कि उन दोनों ने साथ में उसके फादर से मिलने का प्रॉमिस किया था। अपने फाइनल वर्ड्स में
यंग मैन कहता है कि वह सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था और उससे कहता है कि वह जिंदा रहे और उसके फादर को सब बता दे। उसके बाद फ्रेंड माफी मांगता है और उसका बॉडी धीरे धीरे एक ब्राइट लाइट में डिसॉल्व होने लगता है। और इस तरह हमारे हीरो की फ्रीडम 99 दोस्तों की जिंदगी के बदले खरीदी गई थी। चांद की तरफ देखते हुए वह मानता है कि जो सब लोग अब नहीं रहे उन सब पर उसका एक बहुत बड़ा काराजा है। फिर वह एक प्रॉमिस करता है कि यह काराजा वह सीधे चियानीजा से वसूल करेगा। प्रेजेंट में वापस आकर प्रोटैगनिस्ट के पैर अचानक एक पहचानी हुई जगह के सामने रुक जाते हैं। वह बिना सोचे चल रहा था और फिर से उसी टैवर्न के सामने आ गया जहां वह पहले था। यंग मैन थोड़ी सी सरप्राइज के साथ एस्टैब्लिशमेंट के अंदर देखता है। वह लड़की को देखता है और सोचता है कि क्या वह अभी भी यहीं है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसने उसे थैंक यू नहीं कहा था। बैकग्राउंड में माउंट हयंग के बारे में हो रही एक कॉन्वर्सेशन तुरंत स्वॉर्ड्समैन का ध्यान खींच लेती है। वह नोटिस करता है कि वॉरियर्स का एक बड़ा ग्रुप किसी मिशन पर जाने की तैयारी कर रहा है। लीडर्स में से एक वॉर्न करता है कि अगर उन्होंने रेस्ट नहीं लिया तो वे एक ही दिन में पहुंच जाएंगे और सबको पेस बनाए रखने का ऑर्डर देता है। सारे वॉरियर्स एक साथ रिस्पॉन्स देते हैं और शहर की स्ट्रीट्स से हाई स्पीड पर निकल पड़ते हैं। प्रोटैगनिस्ट चांदनी के नीचे सीरियस और थॉटफुल गेज के साथ पूरी मूवमेंट को देखता रहता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि जो लड़की टैवर्न में उसकी मदद कर रही थी वह भी रूफटॉप से उसी ग्रुप के साथ जा रही है। यंग मैन कंक्लूड करता है कि वह यंग वुमन भी उस मिस्टीरियस मिशन का हिस्सा है। इतना सोचकर वह छत से जंप लगाता है और सोचता है कि ये लोग इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं। सितारों भरे आसमान के नीचे रात अपना सफर पूरा करती है जब वॉरियर्स अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते रहते हैं। मुरीम अलायंस का ग्रुप फिर माउंट हयंग के एंट्रेंस पर रेस्ट के लिए रुकता है। छुपा हुआ स्वॉर्ड्समैन सोचता है कि क्या ये लोग भी उसी जगह जा रहे हैं जहां से वह अभी निकला है। वह डिड्यूस करता है कि उनका डेस्टिनेशन केव है और समझने की कोशिश करता है कि वे वहां क्या ढूंढ रहे हैं। दो आदमी बात कर रहे होते हैं और उनमें से एक डिमोनिक कल्ट की मूवमेंट्स को लेकर वरीड होता है। लेकिन अलायंस का स्ट्रैटेजिस्ट, जिसका नाम जिग्गर जैंकियान है, लीडर को कहता है कि इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लीडर डू वुन रिप्लाई करता है कि शायद उसकी इंट्यूशन उसकी एज की वजह से फेल हो रही है। मीनवाइल यंग सालोन थकी हुई लगती है और एक यंग मैन मुस्कुराते हुए उसके पास आता है। वाइस कैप्टन पिंग चिल टोन में उसे सजेस्ट करता है कि वह रेस्ट करे और लीडर से बात करने की ऑफर देता है। वह मदद लेने से मना कर देती है और उससे कहती है कि उसे अकेला छोड़ दे, जबकि उसका भाई यह सीन देख रहा होता है। अचानक इंटिमिडेटिंग अपीयरेंस वाले मस्कुलर आदमियों का एक ग्रुप अंधेरे से निकलकर सामने आता है। एक ईवल स्माइल के साथ उनका लीडर कहता है कि उसने आखिरकार मोरिम अलायंस को ढूंढ लिया है। यह आदमी सायोक गुई है, ग्रीन फॉरेस्ट के स्मॉल पीक फोर्ट्रेस का चीफ। अलायंस लीडर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता और सबको कॉम्बैट के लिए प्रिपेयर होने का ऑर्डर देता है। स्ट्रैटेजिस्ट फिर वॉर्न करता है कि लगता है डिमोनिक कल्ट के मेंबर्स भी दुश्मन के साथ जुड़ गए हैं। अलायंस लीडर पहचान लेता है कि दुश्मन एक फॉर्मिडेबल और बहुत ही डेंजरस मास्टर है। इतना कहकर विलन चिल्लाता है कि क्या उन्हें बैटल का टेस्ट चाहिए और आगे चार्ज कर देता है। फोर्ट्रेस चीफ एक पावरफुल किक के साथ आगे बढ़ता है और अलायंस के एक वॉरियर को गिरा देता है। वह एजिलिटी के साथ मूव करता है और बिना किसी दिक्कत के एक साथ कई अपोनेंट्स का सामना करता है। एक और प्रिसाइज ब्लो के साथ दुश्मन एक और वॉरियर को जोरदार किक से उड़ा देता है। बैटल और ज्यादा इंटेंस हो जाती है और अलायंस मेंबर्स जल्दी ही हैवी लॉसेस लेने लगते हैं। दुश्मन की पावर डेवस्टेटिंग होती है और कई वॉरियर्स एक के बाद एक कॉम्बैट में गिरते जाते हैं। उसी मोमेंट कोई फ्राई में एंटर करने और इस पूरे मैस को खत्म करने की तैयारी करता है। विलन फिर कहता है कि वह पहले ही स्मॉल फ्राई को हैंडल कर चुका है और अब उसे मेन कोर्स चाहिए। अलायंस लीडर फिर एक्शन में आ जाता है और दुश्मनों के खिलाफ बहादुरी से लड़ना शुरू करता है। एक और एनिमी ईविल स्माइल के साथ लीडर का नाम चिल्लाता है और उसे ड्यूल के लिए चैलेंज करता है। फिर दोनों लीडर्स डार्क फॉरेस्ट के बीच एक एपिक बैटल में आमने सामने आ जाते हैं। उनकी सोर्ड्स जोर से टकराती हैं, स्पार्क्स निकलते हैं और दोनों की पावर दिखाई देती है। मीनवाइल ग्रीन फॉरेस्ट के बाकी मेंबर्स अलायंस वॉरियर्स पर हावी होते जा रहे होते हैं। लीडर अपनी डिसएडवांटेज को समझता है और कंप्लेन करता है कि बैटल में वे आउटनंबर्ड हैं। विलन इस सिचुएशन का मजाक उड़ाता है और कहता है कि चियांगीजा का सीक्रेट वेपन अब उनका है। छुपा हुआ हमारा प्रोटैगनिस्ट चियांगीजा का नाम सुनता है और उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है।
इंटरवीन करने के लिए डिटरमाइंड होकर वह एक्शन में कूद पड़ता है। स्वॉर्ड हाथ में लेकर फाइट के लिए रेडी, वह अपनी स्वॉर्ड से पास जमीन पर पड़े एक बड़े पत्थर को तोड़ देता है। एक क्विक मूवमेंट के साथ स्वॉर्ड्समैन पत्थर के टुकड़े को विलन्स की तरफ फेंक देता है। अपने पावरफुल और सरप्राइजिंग अटैक के साथ स्वॉर्ड्समैन बैटल के बीचों बीच आगे बढ़ता है। पत्थर सीधा विलन को लगता है, जो कॉम्बैट के बीच पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। एक लीप के साथ प्रोटैगनिस्ट दुश्मनों के बीच लैंड करता है और उन्हें उड़ा देता है। फिर वह अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और एनर्जी का एक व्हर्लविंड क्रिएट करता है, जो आसपास के सब पर स्ट्राइक करता है। अलायंस वॉरियर्स इस स्ट्रेंजर की अपीयरेंस और पावर देखकर शॉक हो जाते हैं। लीडर और यंग सैलोन उस यंग मैन को देखते रह जाते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। बाकी अलायंस मेंबर्स भी आदमी की स्ट्रेंथ देखकर हैरान होते हैं। एक कोल्ड गेस के साथ प्रोटैगनिस्ट फिर जोर से पूछता है कि कियान कहाँ है। अलायंस लीडर सोचता है कि यह कहां से आ गया, क्योंकि उसे पहले इसकी प्रेजेंस का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था। लीडर उसकी मदद के लिए थैंक करता है, लेकिन बताता है कि चियांगीजा 10 साल पहले ही गुजर चुका है। यह खबर सुनकर स्वॉर्ड्समैन शॉक हो जाता है और जो उसने सुना है उस पर यकीन नहीं कर पाता। वह सोचता है कि क्या सेलेस्टियल क्यू मास्टर वाकई अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसके साथ ही यंग मैन को याद आता है कि उसने अभी तक अपने दोस्तों की जिंदगियों का काराजा वसूल नहीं किया है। गॉन शब्द उसके दिमाग में गूंजता रहता है और यह सच जानकर वह बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाता है। अचानक प्रोटैगनिस्ट के बॉडी से एक हरा और डार्क ऑरा निकलने लगता है। अलायंस वॉरियर्स उस एनर्जी को महसूस करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। डैन हंग डब्ल्यू के बॉडी से कई वॉइड का ऑरा बिना उसके जाने ही बहने लगता है। यंग मैन के बॉडी से निकलती हुई ऑरा अलायंस वॉरियर्स को लॉस की एक गहरी फीलिंग में धकेल देती है। वह सोचता है कि उसने उस भयानक जगह को सिर्फ इसीलिए एंड्योर किया था ताकि बदला ले सके, और अब उसे पता चलता है कि उसका रिवेंज का टारगेट ही चला गया है। उसे याद आता है वह प्रॉमिस जो उसने अपने दोस्तों से किया था कि वह उनकी फैमिलीज को बताएगा कि उनके साथ क्या हुआ। उसके दोस्तों की स्पिरिट्स बदले के लिए चीखने लगती हैं, कहती हैं कि उनकी मौत नाइंसाफी थी। अलायंस लीडर फिर यंग मैन की एनर्जी को पहचान लेता है, जो वॉइड की डरावनी क्यू आए है। वह घबरा जाता है, क्योंकि अगर यह कंटिन्यू हुआ तो वहां मौजूद सब लोग क्यू डेविएशन का शिकार हो सकते हैं। अचानक प्रोटैगनिस्ट शांत हो जाता है और पूछता है कि क्या सब ठीक है, जिससे सब लोग हैरान रह जाते हैं। फिर उसका ध्यान लड़की पर जाता है और उसे याद आता है कि उसने उसका पीछा सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि उसने उस पर काइंडनेस दिखाई थी। एक फ्लैशबैक में एक दोस्त उसे उसकी स्वॉर्ड देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे जिंदा रहना है। सेलेस्टियल मास्टर की पहुंच से बाहर होने पर वह रियलाइज करता है कि अब उसे किसी और चीज पर फोकस करना होगा। इसलिए यंग मैन डिसाइड करता है कि वह अपने दोस्तों की फैमिलीज को ढूंढेगा ताकि अपना प्रॉमिस पूरा कर सके। इसके साथ ही अलायंस वॉरियर्स अपनी थकान महसूस करते हैं, ऑरा गायब हो जाती है और वे सोचने लगते हैं कि अभी हुआ क्या था। लीडर शॉक में होता है कि वॉइड की डरावनी क्यू आए रुक चुकी है और वह यंग मैन की आइडेंटिटी पर सवाल करता है। स्वॉर्ड्समैन फिर मुड़ता है और उस यंग वुमन की तरफ चलता है जिसने टैवर्न में उसकी मदद की थी। वह यंग वुमन के सामने खड़ा होता है जैसे उसे उससे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कहना हो। लड़की फिर पूछती है कि क्या बाय एनी चांस वह इस रीजन में किसी को ढूंढ रहा है। वह एक ओल्डर मैन की तरफ मुड़ती है और कहती है कि इस जेंटलमैन ने बैटल में उनकी मदद की थी। एक स्वीट लुक के साथ वह रिक्वेस्ट करती है कि यंग मैन उनके साथ ट्रैवल करे जब तक वह जिसे ढूंढ रहा है उसे मिल नहीं जाता। ओल्डर मैन सोच में पड़ जाता है और यंग वुमन की रिक्वेस्ट को केयरफुली कंसिडर करता है। वह सोचता है कि अपने सेवियर को मना करना मुश्किल है, लेकिन अलायंस लीडर के रिएक्शन से भी डरता है। अलायंस लीडर भी सीरियस गेस के साथ सिचुएशन को एनालाइज करता है। वह कंक्लूड करता है कि यंग मैन डेंजरस है क्योंकि उसने एक ही ब्लो में 2 सेक्ट्स को खत्म कर दिया था। काफी आदमी खो चुकने के बाद लीडर डिसाइड करता है कि उसे पास रखना ही बेहतर है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ अलायंस लीडर यंग मैन को साथ ले जाने के आइडिया को अप्रूव कर देता है। फिर ग्रुप प्रोटैगनिस्ट के आसपास इकट्ठा होता है और फ्यूचर के बारे में उससे बात करता है। ओल्डर मैन फिर उसे अपनी एस्कॉर्ट एजेंसी में काम करने का इनविटेशन देता है। बाकी वॉरियर्स कमेंट करते हैं कि हिडन एस्कॉर्ट एजेंसी में काम करना एक ग्रेट ऑफर है। स्वॉर्ड्समैन एक थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ प्रपोजल को ध्यान से एनालाइज करता हुआ लगता है।
लड़की का भाई इंसिस्ट करता है कि वहां हर कोई काम नहीं कर सकता और उसे यह ऑफर रिफ्यूज नहीं करनी चाहिए। प्रोटैगनिस्ट फिर रिप्लाई करता है कि वह एक्सेप्ट करना चाहेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि एजेंसी होती क्या है। उसके जवाब से सब लोग शॉक हो जाते हैं और यंग वुमन आगे आकर उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने की ऑफर करती है। वह कहती है कि यह एक ऐसी जगह है जो सामान ट्रांसपोर्ट करती है और क्लाइंट्स को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन लीडर अपने डिसीजन पर रिग्रेट करता है। दो वॉरियर्स यह सीन देखते हैं और मजाक उड़ाते हुए हीरो को कंट्री बम्पकिन कहते हैं। उनमें से एक दूसरे से यंग मैन के हाथ में मौजूद स्वॉर्ड और उसकी स्ट्रेंज ऑरा के बारे में कमेंट करता है। प्रोटैगनिस्ट की स्वॉर्ड से एक पावरफुल और मिस्टीरियस नीली ऑरा निकल रही होती है जो सबका अटेंशन खींच लेती है। दोनों सोचते हैं कि इतनी अच्छी स्वॉर्ड का इस टैलेंटलेस गाय के हाथ में होना बिल्कुल वेस्ट है। एक ईवल स्माइल के साथ वे प्लान बनाते हैं कि जैसे ही माउंट हैंग में एंटर करेंगे वेपन चुरा लेंगे। फिर सूरज उगता है और ग्रुप के लिए माउंटेन की जर्नी पर एक नया दिन शुरू होता है। आखिरकार ग्रुप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, इम्पोजिंग और मिस्टीरियस माउंट हैंग। अलायंस लीडर कमेंट करता है कि इस जगह का एटमॉस्फेयर बहुत ही स्ट्रेंज और सिनिस्टर है। प्रोटैगनिस्ट बाकी अलायंस वॉरियर्स के साथ चुपचाप माउंटेन को ऑब्जर्व करता है। वह सोचता है कि क्या यही वह जगह है जिसे वह इतने टाइम से ढूंढ रहा था। लीडर सीक्रेट मैनुअल देखने के लिए एक्साइटेड होता है, लेकिन एक सबॉर्डिनेट कहता है कि उन्हें केव नहीं मिली है। अलायंस वॉरियर्स माउंटेन पर चढ़ते हैं, लेकिन केव का एंट्रेंस नहीं ढूंढ पाते। लीडर्स में से एक सजेस्ट करता है कि माउंटेन को डिग किया जाए, लेकिन दूसरा डरता है कि ऐसा करने से मैनुअल डैमेज हो सकता है। प्रोटैगनिस्ट फिर अपने आप से सोचता है कि जो एग्जिट उसने यूज किया था वह कोलैप्स हो चुका है और अब एग्जिस्ट नहीं करता। फिर वह कॉन्सेंट्रेट करता है और एक स्पेसिफिक पॉइंट से आती हुई फेंट एनर्जी को फील कर लेता है। स्वॉर्ड्समैन एक डायरेक्शन की तरफ इशारा करता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि एंट्रांस वहीं है। फिर वह उस जगह की तरफ दौड़ पड़ता है, जिससे सारे अलायंस वॉरियर्स सरप्राइज हो जाते हैं। यंग मैन इंप्रेसिव एजिलिटी के साथ लीप लगाता है और माउंटेन साइड पर चढ़ जाता है। फिर वह माउंटेन के रॉक्स के बीच छुपी हुई एक जगह के सामने रुकता है। सीरियस लुक के साथ प्रोटैगनिस्ट सबको बताता है कि यही केव का एंट्रेंस है। अलायंस लीडर शॉक हो जाता है और पूछता है कि उसे केव का रास्ता कैसे पता है। स्वॉर्ड्समैन फिर रिवील करता है कि उसे रास्ता इसलिए पता है क्योंकि वही जगह थी जहां वह पहले रहता था। यंग सिलियन इस रेवलेशन से हैरान हो जाती है और उसे अस्टोनिशमेंट के साथ देखती है। दो मॉकिंग वॉरियर्स कंक्लूड करते हैं कि वह माउंटेन्स में एक वाइल्ड मैन की तरह रहता था। अलायंस लीडर फिर सर्च के ऑर्डर्स देता है और एक्सप्लोरेशन टीम्स को डिवाइड कर देता है। सारे वॉरियर्स एक साथ रिस्पॉन्ड करते हैं और केव में एंटर करने की तैयारी करते हैं। लीडर और स्ट्रैटेजिस्ट प्रोटैगनिस्ट को मदद और रास्ता दिखाने के लिए थैंक करते हैं। यंग मैन फिर वॉर्न करता है कि उन्हें उस केव के अंदर कोई भी चीज वैल्यू की नहीं मिलेगी। वह कहता है कि वहां सिर्फ एक बहुत डार्क और डेंजरस चीज एग्जिस्ट करती है। एक मेलंकोलिक गेस के साथ वह रिवील करता है कि केव डिपार्चर की मेमोरीज से भरी हुई है। केव का एंट्रेंस एक डार्क और सिनिस्टर ऑरा एमिट करता है, जैसे वह वॉइड का कोई पोर्टल हो। अलायंस लीडर यंग मैन के शोल्डर पर हाथ रखता है और उसे कहता है कि वह इसमें और इन्वॉल्व न हो। फिर वह जोर से सबको आगे बढ़ने को कहता है और सब केव के अंदर एंटर कर जाते हैं, जबकि हीरो सब कुछ देखता रहता है। बाहर अकेला खड़ा स्वॉर्ड्समैन शांति से लैंडस्केप को ऑब्जर्व करता है, एक डिस्टेंट गेज के साथ। अचानक यंग सोलियन ध्यान से उसके पास आती है, एक पत्थर पर पैर रखते हुए। जिज्ञासा के साथ वह पूछती है कि क्या मिस्टीरियस यंग मैन सच में उस जगह पर रहता था। प्रोटैगनिस्ट बिना कुछ कहे सिर्फ अपना सिर हिलाकर कंफर्मेशन दे देता है। उसी मोमेंट एक वॉरियर थोड़ी अग्रेसिवनेस के साथ लड़की को उससे दूर खींच लेता है। इरिटेटेड लुक के साथ हमारा हीरो उस आदमी के रूड बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। वॉरियर फिर कहता है कि कोई गारंटी नहीं है कि यह यंग मैन ग्रीन फॉरेस्ट का स्पाई नहीं हो। यंग वुमन उसका डिफेंस करती है, लेकिन वह आदमी सजेस्ट करता है कि पहली वाली फाइट सिर्फ एक एक्ट भी हो सकती है। एक ईवल स्माइल के साथ वह कहता है कि अगर यंग मैन इनोसेंट है तो उसे अपनी स्वॉर्ड उन्हें दे देनी चाहिए। वॉरियर की नजर वेपन पर टिक जाती है और उसे रियलाइज होता है कि यह स्वॉर्ड जितनी दिखती है उससे काफी ज्यादा है। स्वॉर्ड पुरानी लगती है, लेकिन उससे निकलने वाली ऑरा ऐसी है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखी। प्रोटैगनिस्ट अपनी स्वॉर्ड को मजबूती से पकड़ता है और पूछता है कि क्या वे उसे स्वॉर्ड देने का ऑर्डर दे रहे हैं।
वॉरियर एरोगेंस के साथ मुस्कुराता है और कहता है कि अगर बात समझ आ गई है तो स्वॉर्ड हैंड ओवर कर दे। सियालोन वरीड हो जाती है जब हीरो एक्सप्लेन करता है कि यह स्वॉर्ड उसे एक फ्रेंड ने ट्रस्ट के साथ दी थी। फर्म गेस के साथ वह डिक्लेयर करता है कि वह अपना वेपन किसी को नहीं देगा। फिर दोनों वॉरियर्स माउंटेन साइड पर आगे बढ़ते हैं और प्रोटैगनिस्ट को इंटिमिडेट करने के लिए उसे घेर लेते हैं, लेकिन काम लुक के साथ स्वॉर्ड्समैन उनकी थ्रेट से बिल्कुल भी परेशान नहीं लगता। आदमी फिर एक एरोगेंट स्मर्क देता है और यंग मैन पर अटैक करने और उसकी स्वॉर्ड चुराने के लिए रेडी हो जाता है। सिचुएशन को देखकर वरीड यंग सीलियन आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन उसका भाई उसे रोक लेता है और इंटरफियर करने से मना करता है। दोनों वॉरियर्स धीरे धीरे प्योर मैलिस भरी नजरों के साथ प्रोटैगनिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। हीरो कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करता है और शांत दिमाग से सिचुएशन का प्रिसाइज एनालिसिस करता है। एक फोकस्ड गेज के साथ वह आंखें खोलता है और दोनों आदमियों के इमिनेंट अटैक के लिए प्रिपेयर हो जाता है। फिर एक वॉरियर सामने से आगे बढ़ता है, जबकि दूसरा पीछे से आकर उसे कॉर्नर करने की कोशिश करता है। दोनों एक साथ अटैक करने का प्लान बनाते हैं ताकि यंग मैन को सरप्राइज में पकड़ सके। स्वॉर्ड्समैन डिसाइड करता है कि उसका बेस्ट डिफेंस पहले ब्लो को डॉज करना और तुरंत काउंटर अटैक करना होगा। एक स्विफ्ट मूवमेंट के साथ वह नीचे झुकता है और दोनों पर एक साथ स्ट्राइक करने की तैयारी करता है। प्रोटैगनिस्ट की आंखों में डिटर्मिनेशन भर जाता है जब वह अपना प्लान परफेक्टली एक्सिक्यूट करता है। दोनों वॉरियर्स यंग मैन की स्पीड देखकर शॉक हो जाते हैं और टाइम पर रिएक्ट नहीं कर पाते। वे वही अटैक दोबारा ट्राई करते हैं, लेकिन स्वॉर्ड्समैन पहले ही उनसे एक स्टेप आगे होता है। दोनों का प्लान बुरी तरह फेल हो जाता है और वे हीरो के काउंटर अटैक के लिए एक्सपोज हो जाते हैं। वॉरियर चिल्लाता है और कहता है कि अगर सीरियस हर्ट नहीं होना चाहते तो स्वॉर्ड हैंड ओवर कर दो। एक क्विक मोशन के साथ प्रोटैगनिस्ट अपना हाथ स्वॉर्ड के हिल्ट पर रखता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। उसकी आंखें पर्पल एनर्जी से चमकने लगती हैं और उसके बॉडी से एक पावरफुल ऑरा निकलने लगता है। अचानक एक पावरफुल आवाज उन्हें रुकने को चिल्लाती है और पूछती है कि वे क्या समझकर यह सब कर रहे हैं। स्टार्टल्ड होकर वॉरियर आवाज को पहचान लेता है और घबराकर अलायंस लीडर का टाइटल बोल देता है। अलायंस लीडर अपने आदमियों के साथ केव से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर ग्रिम एक्सप्रेशन होता है। स्ट्रैटेजिस्ट आगे आकर पूछता है कि क्या उन्हें अंदर कुछ मिला। बाकी वॉरियर्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और कियान के सो कॉल्ड सीक्रेट वेपन के बारे में सोचने लगते हैं। इरिटेटेड टोन में लीडर चिल्लाता है कि उनका काम यहां खत्म हो चुका है और सब रिट्रीट करें। वॉरियर्स तुरंत ऑर्डर ओबे करते हैं और माउंटेन से नीचे उतरकर एरिया छोड़ने लगते हैं। हीरो पर अटैक करने वाले दोनों आदमी उसे घूर कर देखते हैं और कहते हैं कि इस बार वह बहुत लकी था। फिर यंग सीलियन यंग मैन के पास आती है और वरीड होकर पूछती है कि क्या वह ठीक है। डिस्टेंट लुक के साथ वह रिप्लाई करता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि ठीक होने से उसका क्या मतलब है। यंग वुमन रिलीव्ड हो जाती है और कहती है कि उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा न हो जाए। फिर उसे रियलाइज होता है कि वे एक दूसरे के नाम तक नहीं जानते। वह हल्की सी स्माइल के साथ अपना नाम जो सीलियन बताती है। स्वॉर्ड्समैन रिप्लाई करता है कि उसका नाम डैन हायोंग डब्ल्यू है। लड़की जेंटल गेज के साथ उसे देखती है और कहती है कि उसका नाम बहुत सुंदर है और सुनने में भी काफी अच्छा लगता है। फिर वह मुड़कर कहती है कि अब उन्हें वापस सिटी जाने की तैयारी भी करनी चाहिए। और इस तरह मीरम अलायंस का सीक्रेट वेपन ढूंढने का सफर बिना किसी रिजल्ट के खत्म हो जाता है। सीन फिर हुबई रीजन के एक बड़े शहर वुहान में शिफ्ट होता है। स्ट्रीट्स पर एक आदमी कमेंट करता है कि मीरम अलायंस ने वेपन ढूंढ लिया है और अब वह दुनिया पर राज करेगी। बाकी लोग वंडर करते हैं कि वेपन आखिर क्या है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता क्योंकि अलायंस सब कुछ सीक्रेट रखे हुए है। इसके साथ ही मुरीम अलायंस के बारे में कई तरह के रूमर्स पूरे रीजन में फैलने लगते हैं। अलायंस हेडक्वार्टर्स के अंदर कोई गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मार देता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाते हुए। लीडर कंप्लेन करता है कि सच बताने के बावजूद भी कोई यकीन नहीं कर रहा कि वहां कोई वेपन था ही नहीं। अलायंस के एक एल्डर फिर कहते हैं कि ये रूमर्स पूरे हुबई रीजन में फैल चुके हैं। क्यूरियोसिटी के साथ लीडर सीरियस लुक के साथ रिप्लाई करता है कि केव के अंदर जो चीजें थीं वो बिल्कुल ही अलग थीं। फिर वो एक वुडन बॉक्स और एक लेटर की तरफ इशारा करता है जो लगता है कि चियानीजा छोड़कर गया था। एक फ्लैशबैक में हम लीडर और उसके स्ट्रैटेजिस्ट को डार्क केव के अंदर वो बॉक्स ढूंढते हुए देखते हैं। केव के फ्लोर पर वुडन बॉक्स एक स्क्रॉल के ऊपर रखा हुआ था जिसमें स्ट्रेंज राइटिंग थी।
मीटिंग में वापस आकर एल्डर्स में से एक लेटर पढ़ता है और सोचता है कि इस टेक्स्ट का मतलब क्या हो सकता है। कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ वो ब्लू डीमन चाइल्ड टर्म पढ़ता है और इंट्रिग्यूड हो जाता है। लेटर में एक्सप्लेन किया गया था कि ये शख्स पूरी मार्शल वर्ल्ड को प्योर केओस में धकेलना चाहता था। इसी वजह से सेलेस्टियल चू मास्टर ने 100 पावरफुल वॉरियर्स क्रिएट किए थे ताकि इस बड़ी कैलामिटी को रोका जा सके। और इन 100 मास्टर्स को कंट्रोल करने के लिए यिन यांग ड्रम का यूज जरूरी था जो उस बॉक्स के अंदर मौजूद था। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ मास्टर कहता है कि ब्लड डीमन चाइल्ड कभी भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाएगा। फिर लीडर बॉक्स खोलता है जिसमें से एक मिस्टीरियस आइटम रिवील होता है जिसे यिन यांग ड्रम कहा जाता है। बॉक्स के अंदर से धुआं निकलता है और एक ग्लोइंग स्फीयर दिखाई देता है जो एक पावरफुल ऑरा एमिट करता है। लीडर कमेंट करता है कि उसने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी और उसे नहीं पता कि वो लेटर की कहानी पर यकीन करे या नहीं। फिर एक आदमी पूछता है कि क्या वो कह रहा है कि पूरा लेटर बस बकवास है, लेकिन लीडर रिप्लाई करता है कि असल में लगता है कि इस सब के पीछे एक ब्रिलियंट दिमाग है। स्ट्रैटेजिस्ट अग्री करता है और कहता है कि अलायंस चीफ के पास सस्पिशियस होने के कई रीजंस हैं। पहला, माउंटेन पर उसे लगा कि एनिमी का गोल वेपन नहीं था बल्कि अलायंस को नुकसान पहुंचाना था। दूसरा, जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें एनिमी का कोई ट्रेस नहीं मिला और कई बॉडीज भी गायब हो चुकी थीं। और बात को और भी खराब बनाते हुए मार्केट में अफवाहें कंट्रोल से बाहर होकर स्नोबॉल की तरह बढ़ते जा रहे हैं। लीडर कंक्लूड करता है कि कोई जानबूझकर पूरी मार्शल वर्ल्ड का ध्यान अलायंस की तरफ खींच रहा है। इस पर एल्डर्स में से एक नर्वस हो जाता है और पूछता है कि ऐसा कौन कर सकता है। स्ट्रैटेजिस्ट सजेस्ट करता है कि पहला सस्पेक्ट जो फैमिली का हेड होना चाहिए, जो मैप लेकर आया था। एक आदमी आर्ग्यू करता है कि जो इलीन ऐसा नहीं करेगा, लेकिन स्ट्रैटेजिस्ट के पास कोई और आइडिया लगता है। फिर लीडर कहता है कि हो सकता है जो फैमिली के अंदर ही कोई स्पाई हो और उन पर नजर रखने के लिए किसी को भेजना पड़ेगा। वो ये भी ऐड करता है कि चाहे वो डायरेक्टली कल्प्रिट्स न हो, लेकिन हो सकता है वो ट्रेटरस फोर्सेस की मदद कर रहे हों। सीन फिर उस मिस्टीरियस यिन यांग ड्रम पर फोकस करता है जो वुडन बॉक्स के अंदर था। उसके बाद स्टोरी हमें जो फैमिली एस्टेट ले जाती है जहां कोई डायरेक्टर के रिटर्न का अनाउंसमेंट करता है। ओल्डर मैन आगे आकर पूछता है कि क्या वो मिशन से सेफली वापस आ गए। हमारा हीरो उस बड़े से घर को देखता है और रियलाइज करता है कि यही वो जगह है जहां वो लड़की रहती है जिसने उसकी मदद की थी। एल्डर मुड़कर कहता है कि अब उसे अपनी रिपोर्ट देने के लिए फैमिली हेड से मिलना होगा। फिर वह डिसाइड करता है कि पहले उसे यंग स्वॉर्ड्समैन को एस्कॉर्ट एजेंसी ले जाना चाहिए। मीनवाइल प्रोटैगनिस्ट अपने आसपास सब कुछ ऑब्जर्व करता रहता है, तभी उसकी नजर किसी पर पड़ती है। यंग सीलियन उसके पास आती है और रास्ते में शीट अरेंज न कर पाने के लिए अपोलोजाइज करती है। फिर यंग मैन सोचता है कि बाहरी दुनिया के लोगों को शीट्स का अजीब सा ऑब्सेशन होता है। वह एक्सप्लेन करता है कि शीट चाहे कितनी भी अच्छी हो, वह उसकी स्वॉर्ड की एनर्जी को झेल ही नहीं पाएगी। तभी वेपन से एक पावरफुल कटिंग ऑरा निकलती है जो प्रूव करती है कि वह सच कह रहा था। स्वॉर्ड्समैन कंक्लूड करता है कि जैसा एक्सपेक्टेड था, उसे अपनी ब्लेड के लिए शीट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लड़की एम्बेरेस्ड हो जाती है और बिना वजह उसके लिए शीट बनाने का ऑफर देने पर माफी मांगती है। प्रोटैगनिस्ट बस साइड की तरफ देखता है और जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी बोलता है। एक फ्लैशबैक में उसका दोस्त भी दुनिया छोड़ने से पहले सॉरी कहता है। इस पर स्वॉर्ड्समैन सोचता है कि उसके दोस्त ने सॉरी क्यों कहा, जबकि मरने वाला तो वह खुद था। फिर वह सोचता है कि आखिर उस फाइनल मोमेंट में उसका दोस्त किस बात के लिए अपोलोजाइज कर रहा था। उसके बाद सीरियस लुक के साथ वह यंग वुमन से कहता है कि आगे से कभी भी उससे इस तरह अपोलोजाइज न करे। यंग वुमन इस सडन रिक्वेस्ट और मिस्टीरियस आदमी के शब्दों की इंटेंसिटी से सरप्राइज्ड हो जाती है। तभी ओल्डर मैन उसे आवाज देता है और कहता है कि तुरंत उसके साथ एजेंसी चलने को। प्रोटैगनिस्ट फिर मुड़ता है और नए जॉब के लिए बुलाने वाले डायरेक्टर के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। लड़की पीछे रह जाती है और सोचती है कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया हो। वह शहर के नाइट स्काई के नीचे होंडा एस्कॉर्ट एजेंसी नाम की जगह पर पहुंचते हैं। डायरेक्टर एक्सप्लेन करता है कि एजेंसी के वर्कर्स को पोर्टर कहा जाता है। अंदर कई आदमी बिना रुके हैवी बॉक्सेस इधर उधर ले जाते हुए दिखाई देते हैं। फिर एल्डर एक आदमी को जोंग चिल नाम से बुलाता है और कहता है कि वह उसके लिए नया पोर्टर लाया है। एक मस्कुलर, पसीने से भीगा हुआ आदमी मुड़ता है और मॉकिंग टोन में पूछता है कि क्या वह रुकी है। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ
जोंग चिल डायरेक्टर से कहता है कि रुकी को ट्रेनिंग के लिए उसके पास छोड़ दे। डायरेक्टर थोड़ा वरीड लगता है और कमेंट करता है कि नया दोस्त थोड़ा रूड और हॉट हेडेड है। फिर ओल्डर मैन प्रोटैगनिस्ट की तरफ मुड़कर कहता है कि यहां चीजें ढंग से सीखना। एक नोट के साथ डायरेक्टर गुड बाय बोलता है और यंग मैन से अपने नए जॉब में बेस्ट देने को कहता है। जोंग चिल ठंडे टोन में कहता है कि यहां कोई एक्सेप्शंस नहीं होते, नहीं उस रुकी के लिए जिसे खुद डायरेक्टर लेकर आया हो। विकेड स्माइल के साथ वह कहता है कि अगर कोई रुकी आता है तो उसे कुछ लेसन्स सिखाने पड़ते हैं। स्वॉर्ड्समैन शांत तरीके से रिप्लाई करता है कि उसका नाम डैन हयंग डब्ल्यू है। थ्रेट से बिल्कुल अनफेस्ड मस्कुलर आदमी इरिटेट हो जाता है और पूछता है कि यंग मैन के वर्ड्स इतने शॉर्ट और डायरेक्ट क्यों हैं। स्वॉर्ड्समैन रिप्लाई करता है कि उसके आर्म्स और लेग्स छोटे हैं और उसकी बिल्ड रिडिकुलस है। बाकी सारे वर्कर्स रुकी की इस ऑडेसिटी से शॉक हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि कैसे रिएक्ट करें। इस पर ब्रूट चिल्लाता है और पूछता है कि क्या वह अपने पहले ही दिन पिटने के लिए तैयार है। प्रोटैगनिस्ट उस आदमी से आती हुई स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी महसूस करता है और उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल जाता है। उसके बॉडी से एक डार्क ऑरा निकलता है और वह सोचता है कि क्या उसे उस आदमी का यहीं पर अंत कर देना चाहिए। अचानक मस्कुलर आदमी नोटिस करता है कि रुकी के पास एक स्वॉर्ड है और वह हैरान हो जाता है। फिर वह उंगली से इशारा करके डिमांड करता है कि यंग मैन वेपन हैंड ओवर करे, क्योंकि एक पोर्टर के पास स्वॉर्ड नहीं होनी चाहिए। ठंडी और शांत नजर के साथ स्वॉर्ड्समैन सिर्फ इतना कहता है कि वह स्वॉर्ड नहीं दे सकता। प्रोटैगनिस्ट से एक लाइफ एंडिंग इंटेंट निकलता है और आदमी तुरंत अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस करता है। डर के मारे ब्रूट पीछे हट जाता है और कहता है काफी देर हो गई है, इसलिए अभी के लिए यहीं रुकना चाहिए। यंग मैन फिर सोचता है कि आजकल अजीब तरीके से बहुत ज्यादा लोग उसकी स्वॉर्ड मांग रहे हैं। बाकी वर्कर्स उस आदमी का मजाक उड़ाते हैं कि वह रुकी से डर गया और कहते हैं कि यह उसके साथ सही हुआ। शर्मिंदा होकर वह सब पर चिल्लाता है और कहता है कि घूरना बंद करो और सोने की तैयारी करो। प्रोटैगनिस्ट फिर सबको गुड बाय कहता है और सारे वर्कर्स को गुड नाइट विश करता है। मस्कुलर आदमी उसे आवाज देता है और कहता है कि फॉलो करे, क्योंकि शेड क्वार्टर्स उस तरफ हैं। चलते हुए वह सोचता है कि अगर वह स्वॉर्ड न होती तो रुकी बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। नफरत भरी नजर के साथ वह कसम खाता है कि सबके सामने हुई बेइज्जती का बदला लेगा। उस रात बाद में सारे वर्कर्स अपने क्वार्टर्स में शांति से सो रहे होते हैं, लेकिन मस्कुलर आदमी अपने बेड पर उठकर बैठ जाता है और लगता है कि हीरो के खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है। फिर वह बेड से उठता है और चुपचाप कमरे में चलने लगता है। वह रुकी को ढूंढता है और खुद से कहता है कि वह कहीं यहीं आसपास सो रहा होगा। अचानक ब्रूट के चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ पड़ता है जो उसे साइड में उड़ा देता है। चेहरे पर हाथ रखकर वह सोचता है कि क्या रास्ते के बीच में कोई पिलर था। फिर आदमी ऊपर देखता है और प्रोटैगनिस्ट की डार्क सिलुएट को अपने सामने खड़ा देखता है। घबराकर वह जमीन पर गिर जाता है और पूछता है कि क्या स्वॉर्ड्समैन बाकी लोगों की तरह सो नहीं रहा था। लेकिन हीरो की आंखें बंद होती हैं और वह गहरी नींद में लगता है, बिल्कुल भी हिले बिना। ब्रूट शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्या यंग मैन सच में खड़े खड़े आराम से सो सकता है। फिर वह डिसाइड करता है कि यही उसका मौका है और रुकी की स्वॉर्ड पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। अचानक प्रोटैगनिस्ट की आंखें एक इंटेंस और बेहद पावरफुल ब्लू ग्लो के साथ खुल जाती हैं। इसके साथ ही आदमी जम जाता है, एक ऐसे खतरे को महसूस करता हुआ जो उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। एक ही पल में स्वॉर्ड्समैन अपनी स्वॉर्ड उठा लेता है, जैसे कि वह किसी भी मोमेंट दुश्मन पर वार करने वाला हो। ब्लेड अंधेरे में चमक उठती है और हीरो उस बेचार आदमी पर फैटल ब्लो के लिए रेडी हो जाता है। जोंग चिल दहशत में चीख पड़ता है और एक ओवरवेलमिंग डर उसके पूरे जिस्म पर छा जाता है। उसकी आंखों में उसके अपने अंत का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है और उसे लगता है कि उसका वक्त आ ही गया है। लेकिन यह सब सिर्फ एक हैल्यूसिनेशन था और आदमी डर के मारे जमीन पर हिल भी नहीं पाता। फिर वह पीछे की तरफ गिर जाता है और अपनी जान की भीख मांगता है, यंग मैन से वार न करने की गुहार लगाता है। असल में प्रोटैगनिस्ट बस खड़े खड़े सोते हुए अपनी प्रोटेक्टिव एनर्जी सर्कुलेट कर रहा था। स्वॉर्ड्समैन हमेशा खड़े खड़े नहीं सोता था, लेकिन उसने यह तरीका मुश्किल हालातों में सीखा था। केव में अपने वक्त के दौरान जिंदा रहने के लिए उसे हर वक्त सतर्क रहना पड़ता था। एक फ्लैशबैक में वह अपने दोस्त को जल्दी खाना खाने की वार्निंग देता है, क्योंकि उनके दुश्मन पहले ही पास आ रहे होते हैं। इसी तरह
उसने खड़े खड़े सोने और अपनी एनर्जी सर्कुलेट करके खुद को प्रोटेक्ट करने की आदत डेवलप कर ली। इसके साथ ही एजेंसी में एक नया दिन शुरू होता है और शहर के हराइजन पर सूरज उगाता है। प्रोटैगनिस्ट एक गहरी सांस लेता है और रूम में अपनी स्टैंडिंग स्लीप से आखिरकार जाग जाता है। वह नीचे फ्लोर की तरफ देखता है और देखता है कि मस्कुलर आदमी वहां बिल्कुल दहशत भरे एक्सप्रेशन के साथ पड़ा हुआ है। डर के मारे ब्रूट हकलाते हुए जाग चुके यंग मैन को देखकर एक शब्द भी नहीं बोल पाता। अचानक म्यूजिक, वह आदमी चीखता है और रूम से भाग जाता है, हीरो को पूरी तरह कंफ्यूज छोड़कर। थोड़ी देर बाद एक वर्कर सबको उठा देता है और कहता है कि बहुत सारा काम करना है। बाहर कई वुडन क्रेट्स और कार्ट्स लोगों के लिए लोड होने का इंतजार कर रहे होते हैं। अपने हाथ के एक इशारे से स्वॉर्ड्समैन अपनी एनर्जी का यूज करके कई बॉक्सेस एक साथ उठा लेता है। फिर वह फ्लोटिंग बॉक्सेस के साथ जबरदस्त एजिलिटी के साथ हवा में उछलता है। यंग मैन एक बॉक्स के ऊपर परफेक्ट बैलेंस के साथ लैंड करता है, बिल्कुल मिड एयर में। प्रेसाइज किक्स के साथ वह तेजी से सारे बॉक्सेस को एक बड़े टावर में स्टैक करने लगता है। सिर्फ कुछ सेकंड्स में एजेंसी के कोर्टयार्ड में बॉक्सेस का एक बहुत बड़ा ढेर बन जाता है। प्रोटैगनिस्ट फिर सोचता है कि क्या काम ऐसे ही होता है और उसे यह काम काफी आसान लगता है। बाकी वर्कर्स के मुंह खुले रह जाते हैं, जो अभी अभी देखा उस पर विश्वास नहीं कर पाते। फिर वह कहता है कि बाकी काम भी वह अकेला कर लेगा, क्योंकि यह उसके लिए बहुत सिंपल है। दूसरे वर्कर्स घबराकर चिल्लाते हैं और उसे बॉक्सेस के साथ बहुत केयरफुल रहने को कहते हैं। दो आदमी सीन देखते हुए कमेंट करते हैं कि रुकी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है और उनकी जॉब्स छीन लेगा। अचानक यंग सी लियान वहां आ जाती है और एक वर्कर पूछता है कि वह यहां क्या कर रही है। यंग वुमन सोचती है कि शायद वह उसे फॉलो करते करते यहां आ गई और उसके पहले कहे गए कठोर शब्दों को याद करती है। फिर वह उन शब्दों का मतलब समझने की कोशिश करती है और मानती है कि वह रात भर सो नहीं पाई। हैरान नजर के साथ प्रोटैगनिस्ट मुड़कर कोर्टयार्ड में लड़की की प्रेजेंस नोटिस करता है। थोड़ी शर्मीली मुस्कान के साथ वह उसे ग्रीट करती है और उसे भाई बुला देती है, खुद भी सरप्राइज हो जाती है। यंग मैन फिर एक्सप्लेन करता है कि उसने पोर्टर के तौर पर काम शुरू कर दिया है और वह पूछती है कि क्या वह कंफर्टेबल है। लड़की नर्वस हो जाती है और पूछती है कि उसे क्या पसंद है और क्या नापसंद, लेकिन फिर रियलाइज करती है कि वह असल में यह नहीं पूछना चाहती थी। वह जवाब देता है कि उसे शांति पसंद है और जब कोई चीज उस शांति को तोड़ देती है तो उसे नफरत होती है। लड़की ध्यान से उसकी बातें सुनती है जब वह अपने फीलिंग्स के बारे में आगे बोलता है। स्वॉर्ड्समैन फिर बताता है कि उसे किसी दोस्त को सॉरी बोलते सुनना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उससे उसे बहुत टेंशन होती है। मुस्कान के साथ यंग वुमन समझ जाती है कि वह उसे दोस्त मानता है और प्रॉमिस करती है कि वह कभी ऐसा नहीं बोलेगी। अचानक कोर्टयार्ड में घोड़ों के खुरों की आवाज गूंजती है और कोई दोनों के पास आता है। घोड़े पर बैठा एक आदमी कहता है कि उस वक्त उन्हें वहां पाना एक अजीब कोइंसिडेंस है। पैंचियल यांग नाम का यंग मैन लड़की की खूबसूरती की तारीफ करता है और कहता है कि वह और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। हैरान होकर लड़की पूछती है कि वह यहां क्या कर रहा है, जबकि उसे तो दूसरे कामों में बिजी होना चाहिए। यंग मैन फिर एक्सप्लेन करता है कि वह एजेंसी को सपोर्ट करने के लिए एक और अलायंस मिशन पर आया है। और इसी तरह हमारे हीरो की शांति की इच्छा एक बार फिर दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से टूट जाती है। फिर मार्शल वर्ल्ड खून और भयानक अफरातफरी के भंवर में फंस जाता है। एक अंधेरी जगह में एक आदमी रिपोर्ट करता है कि पूरी 30% यूनिट खत्म हो चुकी है। बचा हुआ सर्वाइवर माफी मांगता है और कहता है कि वह यह पता नहीं लगा पाया कि अटैक के पीछे कौन था। सायों में बैठा एक आदमी यह रिपोर्ट सुनता है और गुस्से से भर जाता है, क्योंकि वह यूनिट बहुत पावरफुल थी। एक हाथ से सिनिस्टर लाल एनर्जी निकलती है जो कहानी के बड़े विलन की ताकत दिखाती है। इसके साथ ही कई आदमी उस डार्क और बेहद पावरफुल ऑरा की फोर्स से हवा में उछल जाते हैं। अटैक बेहद ही ब्रूटल होता है और वॉरियर्स के पास इतनी बड़ी ताकत के सामने खुद को डिफेंड करने का कोई मौका नहीं होता। म्यूजिक सर्वाइवर फिर रिवील करता है कि उन सबको एक ही मिस्टीरियस शख्स ने हरा दिया था। एक विकेड स्माइल के साथ विलन कहता है कि चियाना ने 100 मॉन्स्टर्स क्रिएट किए थे और अब वह उन्हें टेस्ट करना चाहता है। सीन फिर पहाड़ों के बीच एक डार्क फोर्ट्रेस में शिफ्ट होता है, जहां पर्पल स्काई के नीचे सब कुछ और भी भयानक लगता है। अंदर एक आदमी एनिमी के सरप्राइज अटैक के बाद अपने जख्मी साथी को संभाले हुए होता है। लीडर फिर ऑर्डर देता है कि जो भी मीराम अलायंस के साथ माउंटेन पर गया था, सबकी इन्वेस्टिगेशन की जाए।
गुस्से भरी नजर के साथ वह कसम खाता है कि वह इस सब के जिम्मेदार को ढूंढ कर रहेगा। सीन फिर एजेंसी पर वापस आता है, जहां वर्कर्स के लिए एक खूबसूरत और सनी दिन शुरू हो रहा होता है। यंग साइन कोर्टयार्ड को सोच में डूबी और थोड़ी चिंतित एक्सप्रेशन के साथ ऑब्जर्व करती है। पांचियल यांग नाम का यंग मैन उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वह सच में एक रेयर ब्यूटी है। लेकिन अचानक उसकी नजर कहीं और चली जाती है और वह एजेंसी के कोर्टयार्ड में किसी और चीज पर फोकस करता है। वह सोचता है कि वह अजीब सा आदमी फिर से उस खूबसूरत लड़की के पास क्यों खड़ा है। मॉकिंग टोन में वह कहता है कि एक पोर्टर का तलवार के साथ घूमना बिल्कुल एब्सर्ड है। लड़की फिर उसे वॉर्न करती है कि इस मैटर में इन्वॉल्व न हो, क्योंकि उसकी यूनिट अलायंस को रिप्रेजेंट करती है। यंग मैन यह सुनकर शॉक हो जाता है कि लड़की उसे ब्रदर बुला रही है और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसके पास खड़ी लड़की पैंग मै रेयोंग एक्सप्लेन करती है कि वे यहां उसकी वजह से आए हैं। उसी वक्त एक आदमी हीरो के पास आता है और पूछता है कि क्या वह डैन हायोंग डब्ल्यू है। स्वर्ड्समैन अपना नाम कंफर्म करता है, जबकि उसके पास खड़ी यंग वुमन सिचुएशन को लेकर थोड़ी वरीड लगती है। हयंग पियो नाम का आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वह नए पोर्टर को मिशन के लिए ट्रेन करने आया है। यंग वुमन सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसने अभी काम शुरू ही किया है और उसे ऑलरेडी मिशन पर भेजा जा रहा है। यंग मैन एक्सप्लेन करता है कि पोर्टर का काम इंपॉर्टेंट एस्कॉर्ट मिशंस में पार्टिसिपेट करना होता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे नहीं पता एस्कॉर्ट मिशन क्या होती है, लेकिन वह अपनी तलवार नहीं दे सकता। मुस्कान के साथ आदमी उसे फॉलो करने को कहता है और कमेंट करता है कि रुकी काफी इनफॉर्मल है। वाइस लीडर यंग मैन का मजाक उड़ाता है और पूछता है कि अगर उसे निकाल दिया गया तो वह क्या करेगा। उसकी बहन सोचती है कि मर्द कितने बचकाने होते हैं, एक वाइस लीडर भी। लेकिन वह नोटिस करती है कि स्वॉर्ड्समैन इस प्रोवोकेशन से बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता और सोचती है कि कहीं यह सब एक्टिंग तो नहीं। लड़की फिर पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है और रियलाइज करती है कि वह सबसे दूर चलता जा रहा है। वाइस लीडर फिर उसका मजाक उड़ाता है। मोरन कहता है कि वह जा रहा है क्योंकि उसे इंसल्ट फील हुई। यंग वुमन उसके एटीट्यूड से कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन वह रिप्लाई करता है कि वह सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है। यंग मैन फिर एक्सप्लेन करता है कि उसे फायर नहीं किया जा सकता, इसलिए वह अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर्स फॉलो करेगा। प्यारी सी नजर के साथ यंग वुमन एक बार फिर उस मिस्टीरियस आदमी के एटीट्यूड से इंप्रेस हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।